अब हमारी जो पोइट्री हम समझने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक द बॉल पोएम। बॉल पोएम के ऑथर हैं जॉन बेरीमन। तो सबसे पहले हम हमारे ऑथर के बारे में, जैसे हमेशा हम पढ़ते हैं, हमारे ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। जॉन बेरीमन एक अमेरिकन पोएट हैं और इनके जो वर्क्स हैं वो जितने भी हैं फेमस हुए, सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस वर्क है दैट इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स। इनका जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन जाना जाता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनकी पोएम्स में से सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और इनके जो मोस्टली वर्क्स हैं वो हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में फेमस हुए सबसे ज़्यादा। और इनकी उन्हीं में से सारी पोएम्स में से एक पोइट्री है द बॉल पोएम। अब देखिए, जैसे हम हर बार पढ़ते हैं, सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया हमारी पोएम का पढ़ लेते हैं। द पोएट जॉन बेरीमन इन द पोएम डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। तो देखिए, जो हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिकली ये पोएम जो है काफ़ी समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको सिंपल सी लगेगी, लेकिन उतना ही ज़्यादा उसका डीप मीनिंग है। उस पोएम का काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है। हमें एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है इस पोएम को पढ़ने से। तो इस पोएम में जो बताया है वो एक कैरेक्टर बताया, एक बॉय का छोटा सा बच्चा है और उसकी बॉल गिर जाती है। कैसे उसकी बॉल, जब वो खेल रहा होता है तो उसकी बॉल गिरते गिरते एक पानी में गिर जाती है, किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में। अब उसको वो बॉल वापस तो मिल नहीं सकती, लेकिन उस बॉल से काफ़ी ज़्यादा उसकी मेमोरीज, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच होती है और कैसा वो फील करता है जब वो अपनी बॉल को खो देता है। और इसी से वो अपनी लाइफ की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझता है वो ये समझता है कि चीज़ें जैसे खो जाती हैं, लॉस, किसी भी चीज़ का लॉस होने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है। तो उसका वो लाइफ का फर्स्ट लेसन होता है किसकी तरफ, लॉस की ओर। तो कैसे वो उससे डील करेगा आगे और कैसे उस पोएट के व्यूज़ हैं और क्या वो खुश हैं किस चीज़ से कि वो ये चीज़ समझा या समझेगा, वो सब इस पोएम में बताया गया है। तो आप देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पे बताया, द पोएट जॉन बेरीमन इन दिस पोएम डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। विद दैट लॉस ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, जैसा कि मैंने बताया। इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, पोजेशंस का वर्ल्ड है, जो एक सेल्फिश दुनिया जहाँ पे लोग चीज़ें ओन करते हैं और उनसे इतना अटैच हो जाते हैं, ठीक है, उस वर्ल्ड के अंदर उसको लॉस का नॉलेज मिलता है, लॉस के बारे में पता चलता है, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता चलती है। The poet suggests that the people whom we love and our material possessions will not be with us forever. One has to understand the nature of loss and learn to cope up with the loss. The child has to learn the loss in a part everyday life and still life goes on. तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो हमारी लाइफ है उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम ओन करते हैं, कितने सारे जो लोग हैं हमारी लाइफ में, हमारे जो पोजेशंस हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम ओन करते हैं। पोजेशंस का क्या मतलब होता है, जिन चीज़ों को हम ओन करते हैं, ठीक है। और जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वेदर दे आर पीपल, और जो भी चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिन्हें हम ओन करते हैं, वो हमेशा तो हमारी लाइफ में हमारे साथ रह नहीं सकती। कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई उनको छीन लेता है या किसी रीज़न की वजह से वो हमसे दूर हो जाती हैं। तो हम उन्हें लेके नहीं बैठे रह सकते। हालांकि हम नई चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें, पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो हम उस चीज़ से मूव ऑन करें, हम उस लॉस से मूव ऑन करें। और जो लाइफ में ऐसे छोटे मोटे या बड़े बड़े जितने भी लॉस होते रहते हैं, उनको समझें कि लाइफ में लॉस इम्पॉर्टेंट है। कभी ना कभी जो चीज़ें हैं या जो लोग हैं हमारे, वो हमारे साथ में हमेशा तो नहीं रह सकते। कभी ना कभी हम उनको खो देते हैं या वो हमसे दूर चले जाते हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो यही इस पोएम में बताया है कि चीज़ें जाती रहेंगी लाइफ से, लोग जाते रहेंगे, लेकिन लाइफ नहीं रुकेगी, लाइफ तो चलती रहेगी ना। सी लाइफ गोज ऑन। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम से। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. तो यहाँ पे बताया है पोएट ने कि what is the boy now, वो बॉय क्या करेगा, अब क्या करने वाला है। Who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल खो दी है, वो बॉय क्या करने वाला है जिसने अपनी बॉल खो दी है। What is to do now? I saw it go. यहाँ पे it क्या है, बॉल, कि मैंने उसको बॉल को जाते हुए देखा है, मेरी आंखों के सामने उस बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है। अब वो क्या करने वाला है। Merrily bouncing down the streets and then merrily over there it is in the water. अब यहाँ पे merrily का मतलब देखिए,
मेरिली का मीनिंग होता है हैप्पीली। सी, मीनिंग ऑफ मेरिली इज हैप्पीली। और बाउंसिंग का मतलब कूदते हुए, जंप करते हुए। तो पोएट बताते हैं, अब आप देखिए बॉल तो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको पोएट ने इस तरीके से बताया कि वो मेरिली खुश होते हुए, बाउंस करते हुए मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पोएट है उनको क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। उन्होंने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है किसको, बॉल को, कि उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हुए बताया है कि खुशी खुशी वो बॉल डाउन द स्ट्रीट्स जंप करती हुई और खुशी खुशी पानी में जाके गिर गई। मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो यहाँ पे उन्होंने बॉल के लिए ये वर्ड यूज़ करा है मैरिली, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, जिसके लिए ये चीज़ आप सोचोगे कि कैसे यूज़ होगी, लेकिन तब भी हमें बताया है कि मैरिली खुशी खुशी वो बॉल जंप करती हुई स्ट्रीट से होती हुई, मतलब उस गली से होती हुई पानी में जाके गिर गई। देयर इट इज़ इन द वाटर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब इस लाइन का एक लंबा सा मीनिंग है, देखिए। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब कि अब कोई फ़ायदा नहीं है जब मतलब उस पोएट के सामने ही, जो हमारे पोएट हैं उनके सामने ही उस बच्चे की बॉल पानी में जाके गिर जाती है, लेकिन उस बच्चे से ये चीज़ कहने का कोई यूज़ नहीं है कि मैं तुम्हें नई बॉल दिला दूंगा, या वहाँ पे और भी बहुत सारी बॉल्स हैं जो तुम ले सकते हो या नई बॉल खरीद सकते हो, क्योंकि वो बॉल उस बच्चे के लिए स्पेशल थी। उस बॉल से उसकी कितनी ज़्यादा मेमोरीज, जो चाइल्डहुड मेमोरीज बचपन में वो उस बॉल से खेलता होगा, वो मेमोरीज अटैच होंगी। तो वो पोएट कहते हैं कि उस बच्चे से ऐसा कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब और भी बहुत सारी बॉल्स हैं जो तुम्हें मिल सकती है या तुम ले सकते हो। अब देखिए, द पोएम स्टार्ट्स विद द पोएट लुकिंग एट द बॉय who has lost his balls। पोएम स्टार्ट होती है पोएट देखते हुए बच्चे को जिसने अपनी बॉल खो दी है। The poet wants to know about him and his reaction after losing his ball। The poet himself saw the ball bouncing happily down the street and then falling into the water। पोएट ने खुद देखा कि बॉल हैप्पीली डांस करते हुए कहाँ पे, पानी में जाके गिर जाती है, वाटर में जाके गिर जाती है। The poet says that there is no use to tell the boy that there are other balls because he would get many other balls but he would never be able to get the loss of the ball memories associated with। ओके, तो यहाँ पे वो बताते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे दी गई है कि उस बच्चे से ये चीज़ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी कई सारी बॉल हैं, क्योंकि उस बच्चे की चाइल्डहुड मेमोरीज उस बॉल के साथ अटैच थी, वो बॉल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down। Ultimate shaking grief, तो बेसिकली ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ग्रीफ का मतलब होता है पेन, इमेंस पेन, बहुत ज़्यादा सॉरो, बहुत ज़्यादा दुख। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आप लिख लीजिए इमेंस पेन। काफ़ी ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा सॉरो किसी चीज़ के लिए। तो जब वो बॉल गिरती है तो वो बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। वो शांति से खड़ा रहता है, मतलब वहीं पर ही एकदम स्टैचू की तरह खड़ा होके अपनी आंखों के सामने अपनी उस बॉल को नीचे जाते हुए देखता है और उसके लेग्स शेक कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा वो सैड है, इतना ज़्यादा वो दुखी है और वो देख रहा है नीचे जाते हुए अपनी बॉल को। All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे वो बच्चा अपनी बॉल को नीचे जाते हुए देख रहा है, इतना ज़्यादा वो दुखी है कि खड़े खड़े वो स्टैचू की तरह वहाँ पे खड़ा है और खड़े खड़े वो शिवर कर रहा है दुख से और उस बॉल को जाते हुए देख रहा है। उनके साथ ही साथ वो जो उस यंग डेज, मतलब उसके चाइल्डहुड डेज हैं और उसकी जितनी भी मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ में अटैच, वो उनको भी उसी किनारे पे बॉल के साथ जाते हुए देख रहा है। हार्बर किसको कहते हैं? हार्बर कहते हैं उस प्लेस को जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, एक जगह होती है, तो वहीं पर ही वो उन्हीं अपने यंग डेज को और अपने चाइल्डहुड डेज को उस बॉल के साथ में जाते हुए देख रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब इंटरप्ट,
पोएट कहते हैं कि मैं उस बच्चे को इस मोमेंट में जो वो अभी जी रहा है, इस समय जो वो अभी फेस कर रहा है, ये जो अभी वो विटनेस कर रहा है, जैसा वो फील कर रहा है, इस टाइम में उसको इंटरप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ का एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा पहला लेसन सीख रहा है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। देखिए, अ डाइम एक करेंसी है और बेसिकली इसका मीनिंग है 10 सेंट्स। 10 सेंट्स। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मतलब ये चीज़ कहना वर्थलेस है। जो करेंसी उन्होंने बताई है कि बहुत ही छोटा अमाउंट पैसे का 10 सेंट्स मतलब वो वर्थलेस है, उसके लिए एक नई बॉल ले लेना वर्थलेस है, क्योंकि वो बॉल, नई बॉल उस चीज़ को, उसकी पुरानी बॉल को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बॉल उसके लिए बहुत स्पेशल है। जैसा कि हमने पहले पैराग्राफ में भी सुना, अनदर बॉल मतलब दूसरी बॉल इज़ वर्थलेस, किसी काम की नहीं है उस बच्चे के लिए, उसके लिए वही बॉल जो उसने जस्ट अभी अभी खो दी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो हाँ, यहाँ पे क्या देखा था, अ डाइम का मतलब क्या है, 10 सेंट्स। सी अब आप देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। पोएट बच्चे की कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं कि क्या उसकी कंडीशन होती है जब वो अपनी बॉल को लॉस कर देता है, अपनी बॉल को खोते हुए देखता है अपने सामने। द बॉय फील्स वेरी सैड बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल। He is standing like a statue at one place, shivering and staring down the ball, which symbolizes the memory of his young days. अब सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है, स्टैचू की तरह। ही इज स्टैंडिंग एट वन प्लेस, शिवरिंग एंड स्टेयरिंग डाउन, मतलब वो एक प्लेस पे स्टैचू की तरह खड़ा है। कैसा वो फील कर रहा है जब अपनी बॉल को वो अपने से दूर होते हुए देखता है। एक जगह पे वो स्टैचू की तरह खड़ा है, शिवर कर रहा है, काँप रहा है और बस नीचे देख रहा है। द बॉल विच सिम्बलाइजेज द मेमोरी ऑफ हिज यंग डेज, जो उसके चाइल्डहुड डेज की उसको याद दिलाती थी, उसके चाइल्डहुड डेज उस बॉल के साथ में एसोसिएटेड थे, काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज उस बॉल के साथ में एसोसिएटेड थी। ही इज़ फिल्ड विथ सॉरो एंड जस्ट कीप स्टैंडिंग इन द डायरेक्शन वेयर हिज बॉल इज गोइंग। वो दुख से भर गया है, सॉरो मतलब ग्रीफ, पेन बहुत ज़्यादा वो उस टाइम पे फील कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ खड़ा खड़ा अपनी बॉल को जाते हुए देखता है। The poet says that he would not interfere in the boy's thoughts, as he feels that through this experience, the boy will learn the meaning of loss. अब जो हमारे पोएट हैं वो यही कह रहे हैं कि उसके इस मोमेंट में मैं उस बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीख रहा है, वो मीनिंग ऑफ लॉस सीख रहा है, वो किसी चीज़ को खोने का मीनिंग सीख रहा है। ठीक है, अब देखिए, द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट वर्थ टू टेल द बॉय दैट अनदर बॉल कैन बी बॉट फॉर ओनली अ डाइम, मतलब 10 सेंट्स, बिकॉज ही वॉज वेरी अटैच टू हिज बॉल दैट इज लॉस्ट विच वॉज विद हिम फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड। अब पोएट सेम ये चीज़ भी कहते हैं कि उस बच्चे को ये चीज़ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कि एक नई बॉल भी लाई जा सकती है, एक दूसरी बॉल भी खरीदी जा सकती है, मात्र अ डाइम मतलब 10 सेंट्स में, इतने से कुछ पैसों में एक नई बॉल लाई जा सकती है, क्योंकि जो बॉल उस बच्चे की खोई है उसके साथ में उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज अटैच हैं, और उसके चाइल्डहुड से उसकी वो बॉल उसके साथ में है। नाउ सी स्टैंजा नंबर 3। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं कि इस वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड है इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, पोजेशंस से भरा हुआ जो वर्ल्ड है, जिसमें आगे चल के उसको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें वो ओन करेगा, कितनी सारी चीज़ें उसके पास रहने वाली, कितने सारे लोग उसके पास आसपास रहने वाले हैं जो कि आज हैं लाइफ में, हो सकता है उस टाइम पे उसकी लाइफ में हो लेकिन कल ना हो, फ्यूचर में ना हो। तो उसको उसकी लाइफ की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है, दैट इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई गई है, द मीनिंग ऑफ लॉस। मीनिंग ऑफ लॉस उसको पता चलता है, उसकी लाइफ की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस। पोजेशंस का मैंने आपको मतलब बताया था कि कोई चीज़ या किसी चीज़ पे आपका हक होना जिसे आप ओन करो।
पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। जो लोग हैं, जो ये वर्ल्ड है, वो आपकी चीज़ों को आपसे दूर लेता रहेगा, मतलब आपकी चीज़ें खोती रहेंगी या आपसे दूर होती रहेंगी, ठीक है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा कुछ ना कुछ जो आपके पास में अभी है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास हो। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ये भी चीज़ समझ में आती है कि जो उसको मीनिंग ऑफ लॉस के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीज़ों को लेके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों को लेके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसको समझ में आई होगी आज। जैसे कि वो बच्चा पानी के पास में खेल रहा था और इसी वजह से वो बॉल से दूर हो गई, वो बॉल पानी में जाके गिर गई, तो उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता चलता है कि उसको रिस्पॉन्सिबल होना था उस बॉल के लिए, वो पानी के पास क्यों खेल रहा था। और आगे जब उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी तो उन चीज़ों के लिए भी उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दो मीनिंग है, एक तो द मीनिंग ऑफ लॉस एंड द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स। ओके, तो पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। जो बॉल्स हैं, बॉल्स से यहाँ पे सिर्फ बॉल्स से जो पोएट हैं उनका मतलब केवल बॉल से नहीं है, काफ़ी सारी जो चीज़ें और मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं और बाकी की जो चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी उनसे भी है। लिटिल बॉय, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और अभी तो जैसे आपकी छोटी सी बॉल खोई है, पोएट कहते हैं कि अभी तो उस बच्चे की जो छोटी सी बॉल खोई है उसमें वो इतना दुखी हो रहा है, इतना ज़्यादा सैड हो रहा है, बॉल उसको कोई भी दिला देगा, लेकिन आगे चल के जब उसकी चीज़ें खोएंगी, जब उससे दूर जाएंगी तो कोई भी वो चीज़ उसको वापस लाके नहीं देने वाला। तब उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी और लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा, उसको समझना होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और जो लॉस उसका, जो चीज़ उसने खोई है उस चीज़ को। मनी इज़ एक्सटर्नल, मतलब जो पैसा है वो बाहरी है, पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो, आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से आप किसी के इमोशंस, जो आपकी मेमोरीज उन चीज़ों से अटैच होगी इतनी सारी, या जो आपसे स्टार्टिंग से जो चीज़ें आपके साथ रही होंगी या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगी, उन चीज़ों को आप दोबारा नहीं खरीद सकते। Now see, in these lines the poet says that the boy is learning his first responsibility of taking care of his things and how to bear the loss of something in a world of possessions। तो यहाँ पे भी पोएट ने यही चीज़ समझा रहे हैं हमें कि उसको उसकी लाइफ की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली है, कैसे अपनी चीज़ों का, अपनी थिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। और इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे आप चीज़ें ओन करते हो, उस वर्ल्ड में उसको मीनिंग ऑफ लॉस, किसी चीज़ का लॉस, कैसे किसी चीज़ का जो खोने का जो लॉस होता है, जो खोने का जो पेन होता है, उस चीज़ को कैसे बेयर करते हैं, वो चीज़ उस बॉय को समझ में आई होगी। The poet make a broad statement that people will take balls and these balls will be lost. In other words, the boy will keep losing things and would buy another one to replace the lost thing, but he would never be able to buy back the lost thing and the meaning and memories associated with it। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पोएट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे बोली है कि जो बॉल्स हैं आपकी, और बॉल से मतलब उनका केवल उस बॉल से नहीं है, बॉल से मतलब है जो चीज़ें हैं वो आगे भी आपकी लाइफ में, अभी ही नहीं आगे भी खोती रहेंगी, और आप नई चीज़ें ले सकते हो, उनके रिप्लेसमेंट में दूसरी चीज़ ले सकते हो, लेकिन आप कभी भी जो पुरानी आपकी चीज़ है जो खोई है वो वापस नहीं आ सकती। जो चीज़ आपने खोई है वो दोबारा नहीं आ सकती, और जितनी भी मेमोरीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें या मेमोरीज या आपके डेज, उन जितनी भी फीलिंग्स या इमोशंस आपके उन चीज़ों से अटैच हैं वो आप वापस नहीं ला सकते, और उस लॉस को आपको बेयर करना होगा। But he would never be able to buy back the lost thing and the memories associated with it. Money is external as it cannot buy memories nor can it replace the lost things। तो जो मनी है मैंने बताया बाहरी है, एक्सटर्नल है, आप चीज़ें खरीद सकते हो मनी से, लेकिन आप मेमोरीज़ नहीं खरीद सकते। आप मेमोरीज़ और जितनी भी फीलिंग्स या इमोशंस उस चीज़ों से अटैच होंगे वो नहीं खरीद सकते वापस। ना देखिए, दैट इज़ अ लास्ट स्टैंजा प्रोबेबली। ओके, तो देखिए, he is learning well behind his desperate eyes this epistemology of loss, how to stand up। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि वो लर्न कर रहा है,
वो उसकी लाइफ का पहला लेसन, पहला लॉस वो लर्न कर रहा है, ठीक है, अपनी डेस्परेट आइज, मतलब जो आइज जो चाहती हैं कि उसकी बॉल वापस आ जाए। डेस्परेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ की चाहत रखो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो किसी चीज़ को पाने के लिए, दैट इज़ चाहत। ओके, तो अपनी डेस्परेट आइज के पीछे वो देख रहा है, वो एक बहुत बड़ा लेसन समझ रहा है, किसका? लॉस का। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज बेसिकली सी। तो वो नॉलेज समझ रहा है किसकी? मीनिंग ऑफ लॉस के बारे में वो जान रहा है, उस चीज़ की वो नॉलेज ले रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, लॉस होने के बाद जब कोई चीज़ आपसे दूर हो जाती है, एक किसी भी चीज़ के खोने के बाद में वापस से खड़ा होना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप, कि यही सीख रहा है वो कि कैसे लॉस के बाद में वापस से आपको खड़ा होना चाहिए, वापस से आपको उस चीज़ को बेयर करके आगे मूव ऑन करना चाहिए। ये चीज़ उसको समझ में आ रही है और वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यंग एज में सीख गया है, काफ़ी ज़्यादा यंग एज में उसने पहला अपनी लाइफ का एक छोटा सा लेसन ले लिया है और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ले लिया है। लेकिन काफ़ी लोग, आगे के जो बहुत सारे लोग हैं, ये सब यही करते हैं और सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होती है। In these lines, the poet suggests that from the loss of the ball, the boy is learning the meaning of loss. उसको meaning of loss समझ में आ रहा है उस बॉल के खोने से उस बच्चे को। He is also learning how to stand up from the loss. The poet says that knowing that every man has to stand up after such losses. तो यहाँ पे उसको ये समझ आ रहा है कि कैसे खड़ा वापस से होना है लॉस के बाद में, और ये चीज़ हर इंसान को समझनी चाहिए, हर इंसान को समझ में आनी चाहिए कि कैसे लाइफ के लॉसेस के बाद में वापस से मूव ऑन करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करें। The boy too will learn how to stand up and leave the losses behind. He would have understood the true meaning and nature of loss. अब उस बच्चे को भी, उस बॉय को भी समझ में आएगा कि कैसे किसी लॉस को, कैसे जैसे उसने अपनी सबसे प्यारी बॉल खोई है तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेगा, वैसे आगे भी उसको समझ में आएगा कि कैसे किसी लॉस को बेयर करना है और कैसे मीनिंग ऑफ लॉस समझना है, कैसे उसको समझ में आएगा और नेचर उस लॉस का समझ में आएगा कि चीज़ें खोती रहेंगी और नई चीज़ें आती रहेंगी। हो सकता है कि जो चीज़ आपने खोई है वो कोई और चीज़ जो आप नई चीज़ लेके आए हो या आपने ख़रीदी है वो उसको रिप्लेस ना कर पाए। वैसी आप नई खरीद के तो ले आओगे लेकिन उतनी इम्पॉर्टेंट वो आपके लिए ना हो, लेकिन आपको वो चीज़ बेयर करके और लाइफ में आगे मूव ऑन करते रहना होगा।